हेलो स्टूडेंट। तो आशा करता हूँ आपको लेक्चर 1 पसंद आया होगा और समझने की आपने कोशिश की होगी। और मैं अब सेकंड लेक्चर की ओर बढ़ता हूँ। तो आज का जो अपन लोग का टॉपिक होगा वो होगा क्लासिफिकेशंस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो आज हम बात कर रहे होंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि एमॉर्फस सॉलिड मैंने पहले ही कह रखा था कि हमें सॉलिड स्टेट में पढ़ना नहीं है। तो हम पूरे जो टॉपिक्स हैं वो केवल हम किस पे पढ़ने वाले हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं। इसके बाद आप ब्रेविस लैक्टिस पढ़ने वाले हो, यूनिट सेल पढ़ने वाले हो। ठीक है, तो जो हमारा पहले टाइप का हमारा क्लासिफिकेशन होता है हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए, वो होता है आयनिक सॉलिड। ठीक है, आयनिक सॉलिड। फिर क्या होता है, मेटेलिक सॉलिड। ठीक, फिर क्या होता है हमारा कोवेलेंट सॉलिड। ठीक, फिर क्या होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो ये हमारे होते हैं कुल टोटल 4 टाइप के क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसे हम आज पढ़ने वाले हैं। तो इसमें कुछ ज़्यादा बताने को नहीं है, जैसा कि मैंने क्रिस्टलाइन सॉलिड में बता रखा था कि रेगुलर पैटर्न होते हैं। ठीक है, और रेगुलर पैटर्न होते हैं। और क्या बता रखा था मैंने, और बता रखा था शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक, और क्या बता रखा था, और ये बता रखा था कि ये एनाइसोट्रॉपिक होते हैं। ठीक, और मैंने क्या बता रखा था, और भी बता रखा था कि ये शार्प एज देते हैं। ठीक है, नाइफ कट पे। ठीक, तो शार्प एज नाइफ कट। ठीक है, तो जब चाकू से हम काटते हैं तो ये शार्प एज देते हैं। तो ये सब कुछ, और कूलिंग कर्व जो था वो रेगुलर नहीं होता। ठीक, कूलिंग कर्व, ठीक है, वो रेगुलर नहीं होता इनका। ठीक, तो ये सब चीजें हमने हैं जो पहले लेक्चर में हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में पढ़ रखी है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आयनिक सॉलिड क्या होता है, मेटेलिक सॉलिड क्या होता है, कोवेलेंट सॉलिड क्या होता है, मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होता है, और क्या डिफरेंस होता है इन चारों में जो इन्हें अलग बनाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आयनिक सॉलिड से। तो आते हैं हम आयनिक सॉलिड पे। तो आयनिक सॉलिड क्या होता है, आयनिक सॉलिड में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं। वो क्या होते हैं, या तो हमारे वो कैटायन होते हैं और या तो एनायन होते हैं। तो ये दोनों एक साथ ही होते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया Na+ और Cl-। ठीक है, तो ये जो आयनिक सॉलिड होता है ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, क्या, अब देखो यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ माइनस चार्ज है, कैटायन एनायन इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के रूप में। ठीक है, तो इसमें जाहिर सी बात है कौन सा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैट, जहां पे चार्ज पार्टिकल होंगे माइनस और प्लस, वहां कौन सा फोर्स लगेगा, वहां हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे हो गया कि इस आयनिक सॉलिड में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है वो कैटायन और एनायन होता है, और इसके अंदर कौन सा चार्ज होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं एक तरीके से स्ट्रॉन्ग कोलम्बिक फोर्स। क्या कह सकते हैं, कोलम्बिक फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता ही है। ठीक, तो ये हमारा हो गया आयनिक सॉलिड किस क्या क्या इसके गुण होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जान रखा है कि आयनिक सॉलिड जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कैटायन और एनायन से बने होते हैं, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, आयनिक, आयन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक, और स्ट्रॉन्ग कोलम्बिक फोर्स होता है। स्ट्रॉन्ग कोलम्बिक फोर्स का मतलब ही होता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ आप अट्रैक्शन डाल सकते हो क्योंकि यहाँ अट्रैक्शन ही होना है क्योंकि कैटायन और एनायन प्रेजेंट है। ठीक है, तो रिपल्शन तो होना नहीं है, और रिपल्शन से कोई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बनते नहीं है, क्योंकि अगर ये सॉलिड स्टेट में है तो सिंपल सी बात है अट्रैक्शन ही हो रहा होगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसके क्या प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टी ये है कि इसके अंदर हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पाया जाता है, जिसकी वजह से इसके अंदर क्या हो जाता है, हमारा हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट प्रेजेंट होता है। ठीक, इसे आसानी से मेल्ट नहीं किया जा सकता, बॉयल नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्योंकि क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इसके अंदर स्ट्रॉन्ग कोलम्बिक फोर्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, आयनिक सॉलिड के अंदर। ठीक,
तो इसके वजह से इसको ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के लिए, ठीक। तो अब यहाँ पे दूसरा हमारा क्या पॉइंट आता है, दूसरा पॉइंट हमारा ये आता है कि ये इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर होते हैं, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होते हैं कब, जब ये सॉलिड स्टेट में होते हैं। बट अब यहां लिखेंगे बट एट एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन ये क्या हो जाते हैं, कंडक्टर के रूप में यूज होते हैं, हाईली कंडक्टिंग हो जाते हैं। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जब हम किसी एक्वस सॉल्यूशन में लेते हैं तो ये क्या हो जाता है, N+ अलग हो जाता है, Cl- अलग हो जाता है, और ये क्या हो जाता है, ठीक, ये H आयन और OH आयन जो होता है उसके साथ मिलकर क्या करा देता है, हमारा कंडक्शन करा देता है। क्या करा देता है, कंडक्शन करा देता है। और ये सबके साथ होता है क्योंकि इसके प्लस और माइनस आयन एक्वस सॉल्यूशन में टूट जाते हैं, ठीक है, और ये कंडक्शन करा देते हैं। तो इसे कहते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहां लिख लेते हैं हम, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयंस, ठीक, आयंस की मौजूदगी में, प्रेजेंस में हमारा क्या हो जाता है, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाता है, ठीक। फिर क्या है, ये क्या होता है यहाँ पे, ये सॉल्युबल होते हैं, सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है, जो पोलर सॉल्वेंट होते हैं, जिसमें पोलर सॉल्वेंट मतलब क्या होता है, पोलर सॉल्वेंट मतलब जैसे वाटर, ठीक है, जो टूटने के बाद क्या हो जाते हैं, टूटने के बाद हमारे आयंस के रूप में अलग हो जाते हैं, उन्हीं को कहते हैं पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। तो पोलर सॉल्वेंट वो सॉल्वेंट होते हैं जो टूट के आयंस में सेपरेट हो जाते हैं, तो उन्हें कहते हैं पोलर सॉल्वेंट। तो क्या लिखा है कि जो हमारा आयनिक सॉल्यूट होता है वो पोलर सॉल्वेंट में तो सॉल्युबल है, बट इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। किसमें, नॉन पोलर जो सॉल्वेंट होता है उसमें सॉल्युबल नहीं होता, ठीक है, क्योंकि यहाँ उसके अंदर आयंस नहीं होते, तो ये सॉल्युबल भी नहीं होता, क्योंकि ये आयन जब टूटते हैं तो किसमें, NaOH के साथ चला जाता है, ClH के साथ चला जाता है, ठीक। अब वहां तो जब नॉन पोलर होंगे तो वो अपने आयंस में टूटेंगे नहीं, तो ये जब टूटेंगे नहीं तो ये कैसे, ये कंडक्शन कैसे कराएगा। तो इसलिए जो हमारा क्या कहते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है उसमें वो इनसॉल्युबल ही रह जाता है। फिर तीसरा चौथा क्या बोल रहा है, चौथा पॉइंट हमारा हो जाएगा, ये जो होता है वो स्ट्रॉन्ग, इसके अंदर क्या पाया जाता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से जो आयन होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे क्लोजली पैक होते हैं। क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक। तो ये हमारा जो हो गया वो हमारा क्या हो गया, रीजन हो गया। तो यहाँ से हम क्या समझे कि हमारा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है जिसकी वजह से हमारा क्या हो जाता है, ये आयनिक फोर्स होता है। अब देखिए, अब ये जो होता है वो हार्ड होता है, ये तो हम समझ गए, बट ये क्या होता है, ब्रिटल भी होता है। ब्रिटल मतलब क्या होता है, यहाँ आप लिख लीजिए, ब्रिटल मतलब होता है नाजुक होना। क्या हो जाता है ये, नाजुक। नाजुक क्यों होता है, बिकॉज ये लिख सकते हैं आप, क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछता है, ये जो है ये क्वेश्चन में पूछता है कि व्हाई द आयनिक सॉलिड्स आर ब्रिटल, ठीक है, इन नेचर। तो ये पूछता है, तो इसका क्या रीजन होगा, बिकॉज देयर स्टेबिलिटी डिपेंड्स ऑन द preservation of their geometric pattern, ठीक है, क्योंकि जो इनकी स्टेबिलिटी होती है वो किस पर डिपेंड होती है, इनके ज्योमेट्रिक पैटर्न पर डिपेंड होती है, ठीक। इस वजह से ये ब्रिटल होता है, ठीक। अगर इनका ज्योमेट्रिक पैटर्न, ठीक, वीकली बॉन्ड है, ठीक, क्या है, वीकली बॉन्ड है, तो इनका ये ब्रिटल ज्यादा हो जाएंगे, नाजुक होते हैं। क्यों, क्योंकि ये अपने ज्योमेट्रिक पैटर्न पर डिपेंड होते हैं, ठीक है। तो इनकी जो स्टेबिलिटी होती है वो क्या, किस पे डिपेंड होती है, प्रिजर्वेशन मतलब होता है संरक्षण करना। जो हमारी स्टेबिलिटी होती है वो आयनिक सॉलिड्स की, वो किस पर डिपेंड करती है, ज्योमेट्रिक पैटर्न पर। तो ये अगर क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाई द आयनिक सॉलिड आर ब्रिटल इन नेचर, देन यू कैन से
बिकॉज देयर स्टेबिलिटी डिपेंड ऑन द प्रिजर्वेशन ऑफ देयर ज्योमेट्रिक पैटर्न। ठीक है, तो ये आपका हमारा रीजन हो जाएगा कि आयनिक सॉलिड क्यों ब्रिटल होता है। ठीक है, हार्ड क्यों होता है, हार्ड तो आप सिंपली बोल दोगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इन ब्रिटल क्यों होता है, ब्रिटल इसलिए होता है क्योंकि जो आयनिक सॉलिड होती है उसकी स्टेबिलिटी हमारे ज्योमेट्रिक पैटर्न पर डिपेंड करती है। ज्योमेट्रिक पैटर्न पर डिपेंड करने की वजह से वो क्या होता है, ब्रिटल होता है। ठीक, तो ये हमारा आंसर था। अब आते हैं हम लोग कौन से, अब आएंगे हम लोग मॉलिक्यूलर सॉलिड पे। तो अब देखिए हम मॉलिक्यूलर सॉलिड पे आते हैं। तो हमारा जो मॉलिक्यूलर सॉलिड है वो कितने टाइप के होते हैं, हमारा 3 टाइप का होता है। तो एक होता है हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, एक होता है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, और तीसरा होता है हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक, तो देखिए अब जो हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है वो क्या होता है। तो यहाँ पे लिखते हैं कि जो हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है वो क्या होता है, वो उसके अंदर वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एग्जिस्ट करता है। क्या होता है, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एग्जिस्ट करने की वजह से ये क्या होता है, इस लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पाया जाता है इसके अंदर। ठीक, नॉन पोलर के अंदर। ठीक, इसके अंदर क्या होता है, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, इस वजह से ये क्या करता है, इंटरमॉलिक्यूलर। अब कौन सा ये फोर्स पाया जाता है इसके अंदर, कौन सा पाया जाता है, वीक लंडन डिस्पर्सन फोर्स। ठीक है, ये सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है। तो वीक लंडन डिस्पर्सन फोर्स पाया जाता है और इसके अंदर कोई कैटायन नहीं मौजूद होता है, नो आयन प्रेजेंट। ठीक है, आयन प्रेजेंट नहीं होता। ये क्या है, इसका नाम से क्लियर है, इसके अंदर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है वो। ठीक है, तो इससे हम कह सकते हैं कि इसके अंदर कोई आयन प्रेजेंट नहीं होता। ठीक, और इस जब आयन नहीं प्रेजेंट होता तो यहाँ इसका मतलब कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं होता। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। तो इसके अंदर कौन सा फोर्स पाया जाता है, वीक लंडन डिस्पर्सन फोर्स पाया जाता है। इस वजह से वीक होने की वजह से इसके अंदर वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी हो जाता है, और वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मतलब आसानी से ये बॉयल हो जाता है और मेल्ट हो जाता है, तो इसलिए लो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक, तो यहाँ पे जो हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का एग्जांपल हुआ क्या, वो H2 हो गया, NH4 हो गया, ठीक, Cl2 हो गया, ठीक, I2 हो गया, CH4 हो गया। तो ये सब हमारे क्या हो गए, नॉन पोलर। ठीक, एक्सेट्रा। ठीक, तो ये हमारे क्या आ गए, नॉन पोलर। अब आते हैं हम पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड पर। अब देखते हैं हम नॉन पोलर पे। तो जो हमारा पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है वो क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, आयंस पाए जाते हैं, आयंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक, तो आयंस प्रेजेंट हो, जैसे कि हमारा HCl हो गया, SO2 हो गया। ठीक, तो एक्सेट्रा, तो हमारे इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, आयन प्रेजेंट होता है। इसके वजह से इसके अंदर जो फोर्स पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, डाइपोल। क्या कहते हैं हम लोग, डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है। अब दूसरा क्या होता है, ये डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, वो नॉन पोलर से क्या होता है, कंपैरेटिवली हाई होता है। क्या होता है, कंपैरेटिवली क्या होता है, हमारा हाई होता है। ठीक, तो ये एक हो गया। ठीक है, क्योंकि हमारे इसके अंदर डाइपोल पाया जाता है, इसके अंदर वीक लंडन डिस्पर्सन फोर्स पाया जाता है, और इसके अंदर आयन भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, ठीक। अब देखें, अब यहाँ क्या कह रहा है, अब यहाँ कह रहा है कि जो पोलर, अब देखो ये जो था ये क्या था, हमारा नॉन पोलर। अब ये जो पोलर होता है वो क्या होता है, हमारा सॉफ्ट होता है। ठीक है, क्योंकि ज्यादा तो ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा तो होता नहीं है, और यहाँ पे फोर्स भी बहुत ज्यादा, डाइपोल इंटरेक्शन बस कंपैरेटिवली वीक लंडन डिस्पर्सन फोर्स से अधिक होता है, तो ये सॉफ्ट होता है। ठीक है, और उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद ये होता है कि ये नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होता है, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब आप लोग कहोगे कि आपने तो कहा था कि यहाँ पे आयन प्रेजेंट होता है, फिर भी ये क्यों नॉन कंडक्टर है, ये क्या रीजन हुआ। तो जो हमारा आयनिक बॉन्ड होता है, आप पहले यहाँ आते हैं, ये होता है क्या हो गया, और ऊपर आते हैं हम लोग, ये हो गया हमारा
आयनिक सॉलिड, ठीक है। आयनिक सॉलिड में जो होते हैं वो क्या होते हैं, कैटायन और एनायन प्रेजेंट होते हैं, अलग हो जाते हैं। लेकिन इसमें जो एनायन होते हैं वो क्या होते हैं, एक तरीके से वो H और Cl डाइपोल माइनस डाइपोल प्लस के रूप में प्रेजेंट होते हैं, ये टूटते नहीं है। इस वजह से नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया टोटल पोलर मॉलिक्यूल सॉलिड। और एक और जो होता है जो आपको याद रखने वाली बात है कि ये जो होता है वो क्या होता है, एग्जिस्ट एज गैसियस, ठीक है, और लिक्विड स्टेट, ठीक है। एग्जिस्ट एज लिक्विड स्टेट या गैसियस, तो एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, ये भी आप लिख लो, रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं, वो क्या होते हैं कि वो रूम टेम्परेचर पर गैसियस या लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक है। और ये वाला जो था, जो नॉन पोलर वाला है, वो भी सेम क्या होता है, रूम टेम्परेचर पर क्या होता है, गैसियस और लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो फोर्स होता है वो क्या होता है, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। इसकी वजह से ये आपस में बहुत ज़्यादा क्लोजली अटैच्ड नहीं होते हैं, पैक्ड नहीं होते हैं। इस वजह से ये क्या होता है, रूम टेम्परेचर पर ये गैसियस और लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, ठीक। अब आते हैं तीसरा, जो हमारा तीसरा है वो है हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब आपको इसमें भी एक इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ने को मिलेगी, ठीक है। लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देंगे, हम केवल इस पे ध्यान देंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूलर सॉलिड में क्या करता है, ठीक है। तो ये जो होता है इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, ठीक। और हाइड्रोजन बॉन्ड किसके किसके बीच का होता है, ये और ये, ठीक। यही तीन एलिमेंट होते हैं, फ्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, जिसके साथ हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, ठीक। तो ये हमारा हो गया, यहाँ पे ये क्या होता है, यहाँ पे हो जाता है H2O के रूप में, HF के रूप में और NH3 के रूप में पाया जाता है, ठीक। अब ये क्या होता है, इसकी क्या गुण है, ये एक वोलाटाइल होता है, ठीक है, वोलाटाइल सॉलिड्स होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। और ये भी सॉफ्ट होते हैं, क्योंकि HF जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तो है नहीं, तो ये सॉफ्ट सॉलिड होते हैं, ठीक है। और तीसरा जो हमारा है वो क्या है, ये नॉन कंडक्टर ये भी होते हैं, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। क्या होते हैं, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हमने क्या क्या देखा कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो HF, HN, HO इन तीनों में पाए जाते हैं, FON में, ठीक है, फोन। इससे आप याद भी रख सकते हो कि किस में पाया जाता है, फोन में, ठीक है। तो ये वोलेटाइल सॉलिड होते हैं, ठीक। अब उसके बाद क्या होते हैं, सॉफ्ट सॉलिड होते हैं। और तीसरा क्या होता है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनका हायर होता है। ये भी आप लिख सकते हैं कि जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हायर होता है, किससे, हमारा पोलर और नॉन पोलर, ठीक है, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड से, ठीक है, इन दोनों से हमारा हाई होता है, ठीक। तो ये हमारा हो गया। और ये क्या मैंने बताया था, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये टोटल हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब हम आएंगे किस पे, तीसरे पे। तीसरा क्या था हमारा, कोवैलेंट। और कोवैलेंट को हम क्या कहते हैं, नेटवर्क, क्या कहते हैं, नेटवर्क सॉलिड, ठीक है। तो ये हमारा है तीसरा कि कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड किसे कहते हैं। अब देखिए, अब हम आते हैं कोवैलेंट सॉलिड पे। तो हम यहाँ पे स्क्रॉल कर लेते हैं। तो देखिए कोवैलेंट सॉलिड क्या होता है, वो ऑल क्रिस्टलाइन सॉलिड, ऑल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ठीक, जिसमें नॉन मेटल एटम क्या होते हैं, अटैच्ड, किससे एक कोवैलेंट बॉन्ड से, कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो अब देखिए कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड क्या होता है, ऑल क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसके अंदर नॉन मेटल एटम्स होते हैं और अटैच किससे होते हैं, आपस में किससे होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड से होते हैं। उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, कोवैलेंट सॉलिड, ठीक है।
कोवेलेंट सॉलिड क्या होता है, जिसमें दो नॉन मेटल एटम्स आपस में कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं, उन्हीं को हम कोवेलेंट सॉलिड कहते हैं। ठीक, जैसे कौन, जैसे हमारा सिलिकॉन। सिलिकॉन कैसे होता है हमारा, कुछ इस टाइप से। अच्छा, इसे नेटवर्क सॉलिड क्यों कहते हैं, क्यों, क्योंकि देखिए, ये देखिए ये क्या बना रहा है, क्या बना रहा है, हमारा नेटवर्क बना रहा है। ठीक, तो ये आपस में ऐसे जुड़े होने की वजह से क्या बनाते हैं, एक लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं, एक लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करते हैं, इसी वजह से इसे नेटवर्क सॉलिड कहा जाता है। ठीक है, एसआई को ऐसे सी भी करता है। ठीक, तो सी जो करता है वो भी ऐसे ही चेन का फॉर्मेशन करता है, तो इस वजह से इसे नेटवर्क सॉलिड भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बना के। ठीक है, अब इसके जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या है, इसका पहला प्रॉपर्टी, कोवेलेंट सॉलिड्स आर स्ट्रॉन्ग एंड डायरेक्शनल इन नेचर। ठीक है, ये हो गया हमारा डायरेक्शनल इन नेचर। ठीक है, अभी डायरेक्शनल का क्या मतलब हुआ, डायरेक्शनल मतलब ये जब चेन बनाते हैं तो एक पर्टिकुलर हर डायरेक्शन में बनाते हैं। देखो, अब जैसे ये है एसआई है, तो इधर भी गया, इधर भी गया, इधर भी गया, इधर भी गया। ठीक है, तो ये एक डायरेक्शन पूरे फुल्ली डायरेक्शनल होते हैं, ये हर एक डायरेक्शन में चेन को बढ़ाने की प्रॉपर्टी रखते हैं। ठीक है, हर एक डायरेक्शन में आप देखो ये चेन बढ़ रहा है, तो इसलिए इसे डायरेक्शनल कहा जाता है। कोवेलेंट सॉलिड्स स्ट्रॉन्ग एंड डायरेक्शनल होते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या बोल रहा है कि जो हमारे कोवेलेंट सॉलिड होते हैं दे आर स्ट्रॉन्ग। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इन नेचर। ठीक है, तीसरा पॉइंट, ठीक है, स्ट्रॉन्ग क्यों होते हैं, क्योंकि इसके चेन जो होते हैं आपस में जुड़ के बहुत लंबे चेन का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे तोड़ पाना आसान नहीं होता, इसलिए स्ट्रॉन्ग होते हैं। फिर क्या होता है, इतने लंबे चेन को तोड़ने के लिए या मेल्ट करने के लिए या बॉयल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ज्यादा तापमान देना पड़ेगा, ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। सो दे हैव एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, हर एक पॉइंट का देखो लॉजिक आपको समझ आना चाहिए कि कोवेलेंट सॉलिड स्ट्रॉन्ग ही क्यों होता है। आप बताओ स्ट्रॉन्ग क्यों होता है, ये दे आर स्ट्रॉन्ग। अच्छा, ये मैंने लिख रखा है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, आप यहाँ हार्ड लिख सकते हो, यहाँ पे हार्ड लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, मैंने 2 बार लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप हार्ड लिख सकते हो, हार्ड इन नेचर। ठीक है, तो दे आर एक्सट्रीमली। अब आप कोई पूछ ले क्यों ये भाई मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, बताओ आप, तो आप बता ही ना पाओ। तो बताने के लिए हर एक चीज का आपको रीजन पता होना चाहिए। जैसा मैंने बोला था, मैं हर एक चीज का रीजन बताऊंगा। डायरेक्शनल क्यों होता है, क्योंकि हर एक डायरेक्शन में चेन को फॉर्म करने की क्षमता रखता है। ठीक, एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है, क्योंकि ये चेन का फॉर्मेशन करने में सक्षम होता है। ठीक है, ये जो होता है, इससे आप एक और चीज याद रखना कि ये जो होता है वो कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करता है। क्या शो करता है, कैटेनेशन प्रॉपर्टी। ठीक, अभी कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्या होता है, किसी भी एलिमेंट को जब वो चेन फॉर्मेशन करने की क्षमता रखता है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, कैटेनेशन प्रॉपर्टी। ठीक, तो इन लोग के अंदर कैटेनेशन प्रॉपर्टी होती है, जैसे कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, तो ये क्या करते हैं, लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए, जिससे इतने बड़े लॉन्ग चेन को तोड़ पाने के लिए तापमान ज्यादा चाहिए, तो इसलिए इसका जो हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। फिर चौथा क्या है, नॉन कंडक्टर। क्या है, नॉन कंडक्टर, क्योंकि इसमें कोई आयन नहीं मौजूद है, तो नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये टोटल हमारा था कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखिए, कोवेलेंट बॉन्ड आया और आपको एक्सेप्शन ना मिले, ऐसा हो सकता है, तो ऐसा एक्सेप्शन एक होता है, क्या होता है आपको शायद पता होगा, ग्रेफाइट। ठीक है, क्या होता है हमारा ग्रेफाइट। जो ग्रेफाइट होता है वो भी कोवेलेंट सॉलिड होता है, बट क्या होता है, ये सॉफ्ट होता है। ठीक है, सॉफ्ट होता है एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक, तो अब देखिए, आपको पता चल गया कि ग्रेफाइट जो होता है वो सॉफ्ट होता है और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। अब आप पूछोगे कि रीजन क्या है, तो रीजन हमारा जो है वो ये है कि एक्सेप्शनली
2D स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। ठीक ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो क्या होता है, इट्स स्ट्रक्चर इज इन लेयर वाइज पैटर्न। ठीक है, लेयर वाइज पैटर्न में होता है, कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ पे आपको मैं बना देता हूँ, तो ये कुछ इस प्रकार से होता है। तो फिर ऐसे ये हो गया इससे, ये हो गया इससे। ठीक है, आप देख सकोगे बुक में। ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर्स होते हैं लेयर वाइज में। ठीक है, तो ये अगर मान लो ए लेयर है, ये बी लेयर है, फिर इसके ऊपर नीचे सी लेयर हो जाएगा, इसके ऊपर मान लो डी लेयर हो जाएगा, ऐसे। तो ये लेयर वाइज होता है। तो हर एक लेयर में जो कार्बन होता है वो कितने कार्बन से जुड़ा होता है? 3 कार्बन से। और जो चौथा वाला होता है कार्बन, वो क्या होता है? हमारा फ्री होता है। तो वही जो फ्री एक कार्बन होता है चौथा वाला, उसी की वजह से क्या होता है? ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो क्या हो जाता है गुड कंडक्टर? क्यों? क्योंकि वो फ्री होता है मूव करने के लिए। क्या मैंने लिखा है? 4th वन इज फ्री टू मूव। ठीक है, मूव करने के लिए फ्री होता है, तो इस वजह से ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो ये रीजन आपसे पूछा जा सकता है कि मतलब ग्रेफाइट जो होता है वो क्यों हमारा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक, अब हम आते हैं चौथे पे। अब देखो, अब ये जो मेटेलिक सॉलिड होता है, ठीक है, वो क्या होता है? मेटेलिक सॉलिड जो होता है वो होता है जिसमें मेटल क्या होते हैं? मेटल बॉन्ड फॉर्म करते हैं। ठीक है, मेटल बॉन्ड फॉर्म करते हैं, या मेटेलिक बॉन्ड भी आप कह सकते हो। ठीक है, तो मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है? वो फोर्स जो दो मेटल को एक साथ बॉन्ड करे। तो ये जो होता है, ये इसके अंदर हमारे पास पॉजिटिव आयंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, दोनों प्रेजेंट होते हैं, बोथ प्रेजेंट। अब ऐसा कैसे होता है? ठीक है, अब ये देखो, जैसे मैंने बोला ये दोनों प्रेजेंट होता है, इससे ये तो पता चलेगा कि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो ये कैसे होता है? मेटेलिक सॉलिड जो होता है वो मान लो आप फॉर एग्जांपल Fe है। ठीक है, तो ये क्या होता है? Fe यहां से Fe प्लस में टूटने की क्षमता रखता है और 2 इलेक्ट्रॉन अलग कर सकता है। ठीक, अब ये देखो, इसे टूटने की क्षमता ऐसा क्यों रहता है इसका? क्योंकि इसकी जो एनर्जी रहती है वो लो आयनाइजेशन एनर्जी होती है। क्या होती है? लो आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, इसके अंदर जो होता है वो लो आयनाइजेशन एनर्जी होने की वजह से Fe किसमें टूट जाता है? Fe प्लस टू इलेक्ट्रॉन। ये एग्जाम्पल है एक तरीके का। ठीक है, तो ये जो Fe प्लस 2 है, इसे पहले तो आप जान लीजिए, जो ये होता है जो हमारा पॉजिटिव आयन होता है। ठीक है, आयन क्रिस्टल। ठीक है, जो जैसे मान लो हमने लिखा था Fe प्लस 2, इसे हम लोग क्या कहते हैं? कर्नेल। क्या कहते हैं हम लोग? कर्नेल। ये आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन में पूछता है व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ द पॉजिटिव आयन क्रिस्टल। ठीक है, तो कर्नेल कहते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा Fe है, जो हमारा ये जो हमारा ये क्रिस्टल होता है, ये क्रिस्टल ये क्या होता है? हमारा कर्नेल को अपने से अलग कर देता है और 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है। अब देखिए, जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे? अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वो क्रिस्टल में फ्री हो जाते हैं। क्रिस्टल में फ्री हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन, क्रिस्टल फ्री हो जाते हैं। ठीक, क्रिस्टल फ्री मतलब जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मूव करने के लिए क्रिस्टल में फ्री हो जाते हैं, फ्री टू मूव इन क्रिस्टल। ठीक है, तो इसी वजह से अब आप इसे देखो, अब इसी वजह से इसे क्या कहते हैं कि सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन पूछता है कि कौन से क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो वो कौन सा सॉलिड होगा? हमारा मेटेलिक सॉलिड। कौन सा सॉलिड होगा? हमारा मेटेलिक सॉलिड। ठीक है, अब ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे फ्री टू मूव इन ए क्रिस्टल होते हैं। इस वजह से जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस प्रकार से मूव करते हैं जैसे समुद्र में क्या वाटर मूव करता है। ठीक है, समुद्र में सी में जैसे वाटर मूव करता है वैसे ही क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। इस वजह से इसे क्या कहते हैं? इस सॉलिड को सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ऐसा लगता है जैसे इस पूरे ये अगर मेटल है तो सब जगह इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। ठीक, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है ये सी है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां से हमारा क्या निकल के आया? अब देखो
तो यहाँ से हमारा पहला कि ये हाई इलेक्ट्रिकल, ठीक है, एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है। पहला तो हमारा ये हो गया। दूसरा क्या हो गया? दूसरा हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक। फिर क्या होता है? फिर यहाँ पे कुछ केस में ये लस्ट एंड कलर भी शो करते हैं, ठीक, और मेलेएबल भी होते हैं, ठीक। और क्या होता है यहाँ पे? जो पॉजिटिव आयंस होते हैं, पॉजिटिव आयंस वो क्या होते हैं? क्लोजली पैक्ड होते हैं, क्लोजली पैक्ड इन क्रिस्टल। तो ये हमारा जो टोटल हो गया। अब इसके एग्जांपल्स क्या होंगे? ऑल मेटल्स, क्या? ऑल मेटल्स एंड एलॉय, ये आपके एग्जाम्पल्स होंगे, ठीक। तो इसकी कोई घबराने वाली बात नहीं कि अब एग्जाम्पल बताओ, एग्जाम्पल बताओ, ठीक है। तो ये जो टोटल हमारा ये था आज का कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप्स बताने हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ था कि क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन कौन से होते हैं? आयनिक, मेटेलिक, कोवेलेंट, मॉलिक्यूलर। फिर आयनिक क्या होता है? कौन से पार्ट जिसमें कैटायन और एनायन होते हैं, ठीक। इसमें भी हमने प्रॉपर्टी को बताई। फिर मॉलिक्यूलर सॉलिड आता है जिसमें वो न्यूट्रल होता है, ठीक। फिर 3 टाइप के होते हैं, नॉन पोलर, पोलर, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। फिर उसके बाद हमने कोवेलेंट बताया जिसे नाइट्रिक सॉलिड भी कहते हैं, ठीक, जिसमें कैटेनेशन प्रॉपर्टी होती है, ठीक। इसकी भी एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है, ठीक। ग्रेफाइट है जो एक्सेप्शन है। फिर मेटेलिक सॉलिड बताया। मेटेलिक सॉलिड में क्या बताया? जिसे हम सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन है जो छोटे छोटे चीज़ है जिसे पूछा भी जाता है और पूछने पर बहुत लोग बताते भी नहीं है। मेटेलिक सॉलिड का मॉलिक्यूलर सॉलिड लिख के आते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड का मेटेलिक सॉलिड लिख के आते हैं, ठीक है। तो जहाँ जहाँ मैं स्टार लगा देता हूँ वो क्वेश्चन पूछे जाने वाले में से होते हैं, ठीक है। अब जैसे ये हो गया हमारा एक्सेप्शन हो गया, ठीक, ये मैंने लगा रखा था स्टार यहाँ पे। फिर यहाँ पे एक्सेप्शन में रखा था कि ये सब छोटे छोटे चीज़ें जो आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा क्या पूछा जा सकता है? कौन कौन से वो हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ मिलते हैं, ठीक। उसके बाद हमने क्या बनाया था कि पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होता है वो क्या होता है? एग्जिस्ट इन गैसियस एंड लिक्विड स्टेट। क्यों होते हैं? क्योंकि इनका डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होता है, ठीक। और उसके बाद हमने क्या रखा था कि जो ये हमारा आयनिक सॉलिड होता है उसमें ये ब्रिटल क्यों होता है? ब्रिटल इसलिए होता है क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी जो होती है वो ज्योमेट्रिकल पैटर्न पे डिपेंड होती है, ठीक। तो ये सब कुछ था जो आज के टॉपिक में था। मैं आशा करता हूँ आपको आज का भी जो लेक्चर है वो बहुत ही पसंद आया होगा। और अगर कोई डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट करें, ठीक है, और लाइक करें, ठीक। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।